नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री हरि ज्ञान चैनल में। आज हम आपके लिए बड़ी ही खास और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक रहने वाली है और बड़ी ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज की कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद कभी भी पति पत्नी का विश्वास नहीं डगमगाएगा, कभी भी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, उनका जीवन सुख में ही व्यतीत होगा। दोस्तों, ऐसा आपने देखा होगा कि अक्सर आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं और उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, उनकी गृहस्थी खराब हो जाती है। जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है, ऐसे लोग आज की इस कहानी को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होने के कई कारण होते हैं। या तो उन दोनों में अंधविश्वास होता है, या फिर वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, या फिर उन दोनों के बीच में दरार डालने वाले लोग उन दोनों को एक नहीं होने देते हैं। इसीलिए अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी ऐसी दिक्कतें हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में हम ये बड़ी ही आशा करते हैं, बड़ी उम्मीद करते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कलह कलेश नहीं होगा और दोस्तों, पति पत्नी का झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको मिले और दोस्तों आप उसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्राचीन काल की कहानी। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर का एक राजा था। वह राजा एक दिन अपने महल की छत पर घूम रहा था। तभी उस राजा की नज़र पास में बनी हवेली पर जाती है। तो वो राजा देखता है कि इस हवेली पर एक सुंदर सी महिला कपड़े सुखा रही थी। दोस्तों, अब जैसे ही राजा की नजर उस सुंदर महिला पर पड़ती है तो राजा मोहित हो जाता है। राजा अपने मन में यह सोचने लगता है कि ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी सुंदर महिला आज तक नहीं देखी है। दोस्तों, राजा एकदम पागल जैसा हो जाता है। राजा तुरंत अपने महल से नीचे आता है और अपने मंत्री को बुलाता है, अपने सलाहकारों को बुलाता है, अपने मंत्री से पूछने लग जाता है, अपने सलाहकार से पूछने लग जाता है कि ये जो पास वाली हवेली में जो महिला घूम रही है ये कौन है, कहाँ की है और किसकी पत्नी है। तब उस राजा का मंत्री उस राजा को बताता है और कहता है कि महाराज, ये हवेली हमारे सबसे अच्छे घुड़सवार भरत सैनिक की है। दोस्तों, तब राजा उसका नाम पता पूछता है, कहता है कि घुड़सवार का नाम क्या है। तब वो राजा का मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, ये हमारे सबसे अच्छे घुड़सवार मंगल सिंह की हवेली है और ये जो पत्नी छत पर घूम रही है, ये जो स्त्री छत पर टहल रही है, कपड़े सुखा रही है, ये उसी मंगल सिंह की पत्नी है। दोस्तों, राजा तुरंत दरबार लगाता है और दरबार में सभी मंत्रियों को और सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है। अब राजा उस मंगल सिंह को भी अपने दरबार में हाजिर होने का अवसर सुनाते हैं। तब मंगल सिंह राजा के दरबार में हाजिर होता है और राजा से कहता है कि महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है जिसके कारण आपने अचानक हमें दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया है। तब राजा उस मंगल सिंह से कहता है कि मंगल सिंह, अभी तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसलिए तुम्हें तुरंत ये आदेश दिया कि तुम दरबार में आ सको और हमारे सामने उपस्थित हो सको। तब मंगल सिंह राजा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हे महाराज, आप मुझे वो कार्य बता दीजिए, मुझे कौन सा कार्य करना होगा। कि महाराज, आप मुझे वो कार्य बताइए कि मुझे कौन सा कार्य करना होगा। दोस्तों, तब वो राजा मंगल सिंह को एक खत देता है और मंगल सिंह से कहता है कि मंगल सिंह, हमारे राज्य से 800-900 किलोमीटर एक विराट राज्य पड़ता है, आपको उस विराट राज्य में जाना होगा और हमारा
ये खत विराट राज्य के राजा को जाकर देना है। वह आपको तुरंत नहीं आना है। जब तक राजा का जवाब आपको वापस ना दे दे तब तक आपको उसी विराट राज्य में रहना है। दोस्तों, इतना कहकर वो राजा मंगल सिंह को वो खत थमा देता है और खत दे करके कहता है कि मंगल सिंह, अब आप तुरंत रवाना हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मंगल सिंह राजा का खत लेकर अपने घर को आ जाता है। वह सोचने लगता है कि सुबह प्रातःकाल अपने घर से निकल जाऊंगा। वह सोचने लगता है कि सुबह प्रातःकाल ही मैं जल्दी निकल जाऊंगा। तो दोस्तों, मंगल सिंह अब अपने घर को आ जाता है और राजा का दिया हुआ खत अपने तकिए के नीचे रखकर और विश्राम करने लग जाता है। मंगल सिंह को नींद आ जाती है। अब जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो मंगल सिंह अपने घोड़े पर सवार होता है और घोड़े पर सवार होकर रात राज्य के लिए निकल जाता है। दोस्तों, अब पीछे से वो राजा मंगल सिंह के घर पर आता है। दोस्तों, मंगल सिंह की पत्नी अपने घर में अकेली थी। उसी वक्त राजा मंगल सिंह के घर पर पहुंचता है और मंगल सिंह का दरवाज़ा खटखटा देता है, कुंडी खटखटा देता है। तब मंगल सिंह की पत्नी अंदर से आवाज़ देती है कि कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम है। दोस्तों, तब वो राजा मंगल सिंह की पत्नी से कहता है कि हम इस नगर के राजा हैं, हमारा नाम भानु प्रताप सिंह है। तब मंगल सिंह की पत्नी राजा भानु प्रताप से कहती हैं कि हे महाराज, हमारे पति अभी यहाँ नहीं है, आप ही के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, इसीलिए आप हमें क्षमा कीजिए। लेकिन वो राजा जिद करने लगता है और मंगल सिंह की पत्नी से कहता है कि हमें मालूम है कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, लेकिन वो जाते जाते हमें आपकी जिम्मेवारी सौंप कर गए हैं। ये कहकर गए हैं कि महाराज, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी बच्चों का ज़रा ख्याल आप रख दीजिएगा, इसीलिए हम आपके सार संभाल लेने आए हैं, आप दरवाज़ा तो खोलिए। दोस्तों, भानु प्रताप इतनी बात सुनने के बाद में मंगल सिंह की पत्नी अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और तब वो राजा मंगल सिंह के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, अंदर जाते ही वह राजा मंगल सिंह की पत्नी से कहने लगता है, मंगल सिंह की पत्नी से कहता है कि सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो और तुम रूप की दीवारी हो, तुम्हारे रूप का मैं दीवाना हो चुका हूँ, तुम बड़ी ही रूपवंती हो, इसीलिए तुम मुझे बेहद पसंद आ गई हो। उस राजा की इतनी सी बात सुनने के बाद में मंगल सिंह की पत्नी राजा भानु प्रताप से कहती हैं कि हे महाराज, पहली बात तो ये है कि आप इस नगर के राजा हैं और दूसरी बात ये है कि मैं आपके नौकर की पत्नी हूँ, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कुछ गलत अपशब्द नहीं कहेंगे। लेकिन महाराज, हम आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। तब राजा भानु प्रताप मंगल सिंह की पत्नी से कहता है कि ठीक है सुंदरी, तुम क्या कहना चाहती हो, स्पष्ट कहिए। तब मंगल सिंह की पत्नी उस राजा से कहती है कि हे महाराज, कि महाराज आपके दरबार में, आपके राजमहल में कितने नौकर आपके काम करते हैं। तब राजा कहता है कि सुंदरी, हमारे राज्य में पता नहीं कितने नौकर काम करते हैं, हमारे महल में पता नहीं कितने नौकर चाकर हैं, कितने दास दासियां काम करती हैं, हमको खुद को स्वयं को पता नहीं है। तब मंगल सिंह की पत्नी राजा भानु प्रताप से कहती हैं कि हे महाराज, यदि आपको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे महल में कितने लोग नौकर चाकर हैं, तो आप ये बात बता दीजिए कि आज से, अब से पहले और अभी तक आपने कितने नौकरों की झूठन खाई है। तब वो राजा भानु प्रताप मंगल सिंह की पत्नी से कहता है कि सुंदरी, हमारे घर में रोज नए पकवान बनते हैं, हम कोई भिखारी नहीं हैं, हम कोई भिखमंगे नहीं हैं, हम इस नगर के राजा हैं और हमें किसी की जूठन खाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तब मंगल सिंह की पत्नी राजा से कहती हैं कि महाराज, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भी तुम्हारे नौकर की जूठन हूँ और आप उसी जूठन को पाने के लिए मेरे घर तक चले आए हो और मेरे पति को
दगे से तुमने यहाँ से दूर भेज दिया है, लेकिन महाराज मैं तुम्हारे एक नौकर की झूठन हूँ। फिर भी यदि आप नर्क में मुंह देना चाहते हैं तो आपके आगे मैं बेबस हूँ, आपको कुछ नहीं कहूँगी। दोस्तों, मंगल सिंह की पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद में वह राजा भानु प्रताप अपने घोड़ों में अपने पैरों में सर को दबा लेता है और कुछ कहने के काबिल तक नहीं होता। वह राजा इतना शर्मिंदा हो जाता है कि अपने मुंह को छिपाकर मंगल सिंह के घर से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही राजा शर्म के मारे मंगल सिंह के घर से बाहर निकलता है तो दोस्तों अपने एक चप्पल मंगल सिंह के घर में भूल जाता है और दोस्तों वह राजा भानु प्रताप अपने महलों में आ जाता है। दोस्तों उधर मंगल सिंह आधे रास्ते को पार कर चुका था। जब मंगल सिंह को आधे रास्ते में याद आता है कि राजा ने जो पत्थर मेरे को दिया था वो पत्थर मेरे घर पर रह चुका है, मेरे तकिए के नीचे रह गया है। यही सोचकर मंगल सिंह वापस अपना घोड़ा घुमा लेता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों अब मंगल सिंह जैसे ही घर को आकर देखता है तो धीरे से अपने कमरे में प्रवेश करता है और अपने कमरे से वह अपने कमरे के तकिए के नीचे से राजा का दिया हुआ पत्र को प्राप्त कर लेता है। अब जैसे ही मंगल सिंह चुपके से अपने घर से वापस निकलने की कोशिश करता है तो मंगल सिंह को राजा की चप्पल पर नजर पड़ जाती है। अब ये देखकर मंगल सिंह को बड़ा क्रोध आता है। मंगल सिंह सोचने लग जाता है कि हो सकता है कि राजा ने इसीलिए मुझे इस नगर से बाहर भेजा था ताकि वह मेरी पत्नी के साथ में कुछ गलत कर सके। अब मंगल सिंह धीरे से अपने घर से निकल जाता है और दोस्तों राजा का दिए हुए काम को संपूर्ण करने के लिए वह रात नगर में पहुंच जाता है। रात नगर के राजा को पत्र देता है और पत्र देने के बाद में राजा का जवाब वापस लेकर वह वापस मंगल सिंह के घर रवाना हो जाता है। वापस आने के लिए मंगल सिंह रवाना हो जाता है। दोस्तों विराटनगर के राजा का दिया हुआ पत्र मंगल सिंह अपने राजा को ले जाकर देता है तो मंगल सिंह का राजा भानु प्रताप बड़ा प्रसन्न होता है और मंगल सिंह से कहता है कि मंगल सिंह हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं, इसीलिए हम तुम्हें 100 सर्फियों का इनाम देना चाहते हैं। राजा भानु प्रताप मंगल सिंह को 100 सर्फियों से नवाजता है, उसको इनाम देता है। अब मंगल सिंह राजा की दी हुई इनाम को लेकर सीधा बाजार में जाता है और सुनार को वो अशरफियाँ बेच देता है। उन सोने की अशरफियों के बदले मंगल सिंह काफ़ी सारा उसको धन मिलता है और मंगल सिंह अपनी पत्नी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदता है, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ खरीदता है, 16 श्रृंगार खरीदता है। ये सब कुछ लेकर मंगल सिंह अपने घर को आ जाता है। अब मंगल सिंह जो बाजार से खरीदी हुई चीज़ें अपनी पत्नी के लिए जितना भी सामान था सभी को अपनी पत्नी को थमा देता है और मंगल सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कल सुबह हम आपके मायके चलेंगे, पीहर चलेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाना। अब जैसे ही दूसरे दिन का समय आता है तो मंगल सिंह की पत्नी नहा धोकर के तैयार हो जाती है और अपने पति मंगल सिंह से कहती है कि पिया जी अब चलिए। दोनों पति पत्नी मंगल सिंह की पत्नी के पीहर पहुंच जाते हैं और मंगल सिंह अपनी पत्नी को अपने पीहर में छोड़कर वापस रवाना हो जाता है, अपने घर को वापस आ जाता है। दोस्तों उसके बाद मंगल सिंह अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं जाता है। काफ़ी समय निकल जाता है, काफ़ी वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन मंगल सिंह अपनी पत्नी को वापस घर पर नहीं लेकर आता है क्योंकि मंगल सिंह के दिमाग में ऐसा शक हो चुका था कि मेरी पत्नी भी हो सकता है कि हमारे राजा भानु प्रताप से संबंध रखती हो। यही सोचकर मंगल सिंह अपनी पत्नी को अपने ससुराल में छोड़ देता है। दोस्तों कुछ समय निकल जाता है। कुछ दिन निकलने के बाद मंगल सिंह का साला मंगल सिंह के पास आता है और मंगल सिंह से कहता है कि जीजा जी, यदि आप मेरी बहन को नहीं रखना चाहते हैं तो आप बैठ करके तलाक कर लीजिए, इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि यदि आप भी ऐसे रहेंगे तो मेरी बहन की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और साथ साथ में आपका भी जीवन खराब होता है। इसीलिए दोस्तों जो भी हमारी लेन देन है उसको हम बैठकर मसला पूरा कर लेते हैं।
मंगल सिंह अपने सालों से कहता है कि ठीक है, आप जो भी मसला करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन मैं आपकी बहन को वापस लेकर नहीं आऊंगा। दोस्तों, अब मंगल सिंह और मंगल सिंह के साले दोनों के दोनों मिलकर फैसले के लिए तैयार हो जाते हैं और दोस्तों नगर में एक पंचायत बिठा देते हैं और पंचायत के लोग दोनों ही पक्षों से पूछने लग जाते हैं। पंचायत करने वाले लोग मंगल सिंह से पूछते हैं कि मंगल सिंह, आखिरकार तुम दोनों का मसला क्या हो गया है? सबसे पहले आप हमें मसले के बारे में बताइए। तब मंगल सिंह पंचायत के बैठे लोगों से बोलता है कि देखिए, मैंने एक बाग खरीदा था, लेकिन अब उस बाग को मैं रखना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए जिस श्रम में मैंने उस बाग को खरीदा था, उसी कंडीशंस में मैं उसके मालिक को लौटाना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद पंचायत के लोग मंगल सिंह के सवाल पूछने लग जाते हैं उसके सालों से कि तुम बताओ। तब मंगल सिंह का साला पंचायत के लोगों से कहता है कि हाँ, मसला कुछ ऐसा ही है। इन्होंने एक बाग खरीदा था, लेकिन काफ़ी दिन उस बाग से कमा के खाने के बाद में लेकिन अब उस बाग को ये वापस लौटा रहे हैं। लेकिन उस बाग को वापस लौटाने का कारण क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। तब पंचायत के बैठे हुए लोग मंगल सिंह से पूछते हैं कि मंगल सिंह, तुम इस बाग को वापस मालिक को क्यों लौटाना चाहते हो? इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताओ। तब मंगल सिंह पंचायत में बैठे लोगों से कहता है कि बुजुर्गों, उस बाग में एक शेर ने अपना पंजा जमा दिया है और शेर के डर से मैं उस बाग को नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं उस बाग पे काम करता हूँ और उस बाग को अपने पास रखता हूँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुद शेर का शिकार बन जाऊंगा। दोस्तों, उसी पंचायत में वह राजा भानु प्रताप सिंह भी बैठा हुआ था। भेष बदल कर वह बैठा हुआ था। अब इन सारी बातों को वो भानु प्रताप सिंह भी सुन रहा था। दोस्तों, तब भानु प्रताप सिंह खड़ा हो जाता है और मंगल सिंह से कहता है कि मंगल सिंह, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे बाग में एक शेर ने अपना पंजा जरूर जमाया था, लेकिन उस शेर के कुछ हाथ नहीं लगा। वो शेर के नहीं तो उसके कुछ नहीं हाथ लगा, न ही कुछ पत्ते हाथ लगे, न ही फल मिला, कुछ भी नहीं मिला। वह शेर शर्मिंदा होकर तुम्हारे बाग से वापस खाली हाथ लौटाया है, इसीलिए तुम उस बाग को वापस अपना सकते हो। दोस्तों, राजा भानु प्रताप की इतनी बात सुनने के बाद में मंगल सिंह पंचायत के लोगों से कहता है कि बुजुर्गों, बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन अभी जो ये व्यक्ति कह रहा है कि शेर ने पंजा जमाया था लेकिन खाली हाथ वापस आ गया है, लेकिन अब मैं यकीन कैसे कर लूं कि शेर फिर से उस बाग में नहीं आएगा? दोस्तों, तब वो राजा शर्मिंदा होकर अपना बदला हुआ लिबास हटाता है और अपने असली रूप में आता है। जब राजा को देखकर सभी पंचायत के लोग चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारे नगर के राजा, ये तो भानु प्रताप सिंह है। ये भेष बदल कर हमारे बीच में बैठे हुए थे, लेकिन हम इनको पहचान नहीं पाए। दोस्तों, तब राजा अपने असली रूप में आकर मंगल सिंह से कहता है कि मंगल सिंह, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बाग में तुम्हारा कोई भी सेब नहीं आएगा और दोस्तों, तुम्हारे बाग को आराम से संभाल सकते हो, तुम्हारी गृहस्थी आराम से संभाल सकते हो। राजा की इतनी बात सुनने के बाद में मंगल सिंह अपनी पत्नी को लाने की मंगल सिंह और मंगल सिंह का साला वह राजा भानु प्रताप से इशारों ही इशारों में इतना कुछ कर गए, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि इनका मसला आखिरकार क्या है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि घर की बात हमेशा घर में ही रहनी चाहिए। यदि घर की बात बाहर चली जाती है तो लोगों में बदनामी हो जाती है और लोगों की नज़रों से हम गिर जाते हैं और लोग उसी मजबूरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर की बात को कभी भी चार दीवारी से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। राजा भानु प्रताप, मंगल सिंह और मंगल सिंह का साला, इन तीनों ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इतनी बड़ी बात को इशारों ही इशारों में उसका फैसला भी कर दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम हरि जय शिव शंकर अवश्य लिखिएगा।